नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 जनवरी 2023 को 7 जजमेंट्स प्रोनाउंस की हैं, जिसमें से एक नॉन रिपोर्टेबल है, बाकी सब रिपोर्टेबल है और एक रिपोर्टेबल जजमेंट जो है वो हमारे समक्ष आई है, आपके समक्ष आई है, सॉरी। और ये देखिए, ये एक पैरोल से रिलेटेड एक जजमेंट है और इसमें ये स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 12574 टू 12577 ऑफ 2022 की ये है, जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स एक्सेट्रा ये जजमेंट है और ये केस टाइटल है। और इस जजमेंट में देखिए ये हुआ था कि पिटिशनर्स ने माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और यहाँ ये उठाया था इशू की जो ये पीरियड ऑफ जो पैरोल है वो एक्सक्लूड करना चाहिए जब प्रिजनर्स को रिलीज किया जाता है। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पीरियड ऑफ पैरोल है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, लेकिन जो पिटिशनर्स थे उनकी कंटेंशंस थी कि जो पीरियड ऑफ जो पैरोल जो होता है वो उसको सेंटेंस की पीरियड के अंदर ही इंक्लूड करना चाहिए। तो लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने इसको जो पीरियड ऑफ पैरोल है उसको एक्सक्लूड का जो निर्णय दिया था उसको चुनौती दी गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस निर्णय को डिसीजन को बरकरार रखा था, तो और जो अपील है वो खारिज कर दी। तो आइए थोड़ा सा कंटेंट्स को हम देख लेते हैं क्या था ये इम्प्यून जजमेंट हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा, जिसमें रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी और जो ऑर्डर था वो 3 अगस्त 2022 के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशंस और उसमें कहा था कि जो पीरियड ऑफ पैरोल है उसे एक्सक्लूड कर देना चाहिए जब भी सेंटेंस कंसिडर की जाती है। 14 इयर्स की सेंटेंस हुई थी और उन्होंने प्री मैच्योर रिलीज के लिए मांगा था और जो ओरिजिनल पिटिशनर्स ने यहाँ स्पेशल लीव पिटीशन है वो प्रेफर की थी, मींस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को। यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो फैक्ट्स क्या कहते हैं, ये फैक्ट्स ये हैं कि जो पिटिशनर्स थे वो कन्विक्टेड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी उनको और उनको पैरोल पे छोड़ा गया था अंडर गोवा प्रिजन रूल्स 2006 में। और यहाँ ओरिजिनल पिटिशनर्स ने प्री मैच्योर रिलीज की जो है अप्लाई किया था और स्टेट सेंटेंस रेवेन्यू बोर्ड है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी प्री मैच्योर रिलीज की और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ओपिनियन मांगा कन्विक्टिंग कोर्ट से कि प्री मैच्योर रिलीज कर देना चाहिए पिटिशनर्स को। कन्विक्टिंग कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि जो कन्विक्शंस है वो उनको कन्विक्ट्स को नहीं प्री मैच्योर रिलीज करना चाहिए क्योंकि कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए नहीं करना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी प्री मैच्योर रिलीज ऑफ पिटिशनर्स की और फिर इसके बाद कन्विक्ट ने रिट पिटिशनर्स ने प्रेफर की रिट पिटिशंस बिफोर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, चैलेंज किया स्टेट के डिसीजन को कि स्टेट ने कंसिडर नहीं किया इनकी प्री मैच्योर रिलीज को बिफोर हाई कोर्ट। और ये केस ये था कि ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स ने ये कहा कि उन्होंने 14 इयर्स कस्टडी में बिता दिए हैं और वो इंटाइटल्ड है प्री मैच्योर रिलीज के। और ये केस था कि कन्विक्ट्स थे और जो कि ओरिजिनल पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहा कि पीरियड ऑफ पैरोल है उसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सेंटेंस अंडर रूल 2006। तो वाइल कंसीडरिंग द एक्चुअल 14 इम्प्रिजनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज, उसको कंसीडर करते हुए रूल 335 ऑफ रूल 2006 जो प्रोवाइड करता है कि जो पीरियड ऑफ पैरोल जो है और फरलो जो है एंड पैरोल जो है शैल बी काउंटेड फॉर द रिमिशन ऑफ सेंटेंस। तो हाई कोर्ट ने अपनी इम्प्यून जजमेंट दी और ऑब्जर्व कहा कि पीरियड ऑफ पैरोल जो है उसे एक्सक्लूड किया चाहिए पीरियड ऑफ सेंटेंस से जब वो 14 इयर्स की एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो रेस्पेक्टिव कन्विक्ट्स ने जो ओरिजिनल पिटिशनर्स थे उन्होंने जो रेस्पेक्टिव कन्विक्ट्स थे ओरिजिनल पिटिशनर्स से एक्सक्लूड किया पीरियड ऑफ पैरोल को क्योंकि उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किए हैं 14 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और इसके बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी और डिसमिस कर दी रिट पिटिशनर्स को और उससे एग्रीवेट होकर यहाँ रिट पिटिशनर्स ने यहाँ अपनी रिट पिटिशन यहाँ स्पेशली पिटिशन फाइल की। अब यहाँ कंटेंशंस रेज की गई, जजमेंट्स पर रिलाई किया गया। शॉर्ट क्वेश्चन कोर्ट ने ये पाया कि जो कंसिडर करना था कि जो पीरियड ऑफ पैरोल है उसे एक्सक्लूड करना चाहिए पीरियड ऑफ सेंटेंस के,
while considering 14 years of period of further purpose। अब इस क्वेश्चन को करते हुए ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ द पैरोल को पहले कोर्ट ने कंसिडर किया। पैरोल क्या होता है वो उन्होंने कहा कि एक कंडीशनल रिलीज है और शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में भी दी जाती है, कैन बी ग्रांटेड इन शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट, और ड्यूरेशन जो होता है इसका 1 मंथ तक का होता है। पैरोल ग्रांटेड जो होती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और पैरोल कैन बी ग्रांटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर कई बार भी दी जा सकती है। और इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन किया गया था 221 ऑफ रूल्स के अंदर। इम्प्रिजनमेंट जो है आइदर डिस्क्रिप्शन जो है डिफाइंड इन सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड और जनरल क्लॉज एक्ट। इम्प्रिजनमेंट जो है वो इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कंप्यूटेशन ऑफ दी पैरोल। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए इशू इन्वॉल्व था प्रेजेंट केस का कि पैरोल जो है, पीरियड ऑफ पैरोल है, उसे एक्सक्लूड कर देना चाहिए सेंटेंस को जब वो 14 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट करते हैं फॉर द रिलीज टू बी कंसीडर्ड। तो कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो इम्पीच जजमेंट पास की थी, उन्होंने व्यू दिया था कि जो पीरियड ऑफ पैरोल जो है उसे एक्सक्लूड कर देना चाहिए 14 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का, और हैव रिलाइड अपॉन द रूल 335 ऑफ रूल 2006, और जो कि प्रोवाइड करता है कि और ये बताया कि जो पीरियड ऑफ पैरोल जो है is required to be excluded from the period of sentence while considering the 14 years of the actual imprisonment। तो पीरियड ऑफ जो पैरोल जो है वो काउंट किया जाता है रिमिशन ऑफ सेंटेंस पे, जो कि जो हाई कोर्ट ने राइटली ऑब्जर्व किया है कि पीरियड ऑफ पैरोल को एक्सक्लूड करना चाहिए जब भी पीरियड ऑफ सेंटेंस है, जब भी 14 years ऑफ द एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट किया। तो अब ये डिसीजन जो था वो सुनील फुलचंद शाह जो का जो डिसीजन बताया गया था लर्नेड काउंसिल के पिटिशनर्स ने, और उन्होंने कहा, माननीय कोर्ट ने कहा कि जो सेट डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इस फैक्ट्स केस में, क्योंकि वो वहाँ पे डिटेंटिव जो है वो प्रोविजंस ऑफ COFE ओसा जो एक्ट है उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व था, और जो पीरियड डिटेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड नहीं होता है फॉर एनी पीरियड ऑफ पैरोल granted to detain you unless the order of the payroll or rules or instructions है specifically indicates करते हो कि जो period of conditions है वो contrary to the present case है, और imprisonment is not included in the computation of the payroll। तो रूल 335 जो है वो specifically provides करता है कि जो payroll जो है वो काउंट किया जाता है फॉर द रिमिशन ऑफ सेंटेंस में। तो ऐसे में डिसीजन जो है एप्लीकेबल नहीं होता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे। तो ये सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को बरकरार रखा और स्पेशल लीव पिटीशंस